औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूज़ेस ऑफ आइसोटोप्स। रेडियो आइसोटोप्स की बात करेंगे हम इसमें कि रेडियो आइसोटोप्स को कहाँ यूज़ करते हैं। मेरे बेटा 5 यूज़ेस दिए हुए हैं आपके सिलेबस में 9th की केमिस्ट्री में। पहला जो है वो है रेडियोथेरेपी में यूज़ करते हैं। रेडियोथेरेपी असल में ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर है। रेडिएशन के ज़रिए जो है वो कैंसर का इलाज जो है इसको हम रेडियोथेरेपी कहते हैं। इसमें हम फास्फोरस 32 और स्ट्रोशियम 90 इसको हम स्किन कैंसर के इलाज के लिए यूज़ करते हैं। फास्फोरस 32 और स्ट्रोशियम 90 इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर। इसको इसलिए स्किन के कैंसर के लिए इलाज के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि इससे इन दोनों से बीटा रेडिएशन खारिज होती हैं। ये जो बीटा रेडिएशन होती हैं ये बॉडी के अंदर तक जो है नहीं जा सकती, ये सिर्फ सतह के ऊपर ऊपर रहती हैं, इसलिए स्किन कैंसर के लिए इनको यूज़ करते हैं। अगर बॉडी के अंदर कैंसर का इलाज करना हो तो फिर कोबाल्ट 60 यूज़ होता है। कोबाल्ट 60 इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर विद इन द बॉडी। क्यों? क्योंकि ये ऐसी रेडिएशन खारिज करते हैं जो बॉडी के अंदर तक जा सकती हैं, जैसे कि गैमा रेज। दूसरा इंपॉर्टेंट यूज़ जो है वो आइसोटोप्स का, रेडियो आइसोटोप्स का है, वो है ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। अद्वियात के तौर पे हम इनको रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज़ कर सकते हैं और बीमारियों की तशखीस के लिए, बीमारी को शनाख्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, आयोडीन 131 जो है ये यूज़ होती है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ गोइटर। गोइटर गले की बीमारी है जिसमें गला जो है वो फूल जाता है, तो बॉडी को आयोडीन 131 दी जाती है। अगर जो है वो गला फूला हुआ हो, आइडेंटिफाई करना है कि वो गोइटर की बीमारी की वजह से है या फिर कोई और ट्यूमर वगैरह है, तो फिर आयोडीन 131 दी जाती है। जब ये बॉडी में जाती है तो जहाँ पे किसी चीज़ की कमी होती है, मिनरल्स की, फौरी वो वहाँ पे ऐड हो जाती है। तो गोइटर की अगर बीमारी हो तो थायराइड ग्लैंड में, गले में ही आयोडीन 131 जमा होना शुरू हो जाती है, जिससे फ़ौरन आइडेंटिफाई हो जाता है कि गोइटर की बीमारी है। और ये 131 से जो रेडिएशन खारिज होती हैं वो गोइटर के इलाज के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह टेक्नीशियम एलिमेंट है, ये हड्डियों की ग्रोथ का अंदाज़ा लगाने के लिए यूज़ करते हैं कि हड्डी की ग्रोथ कितनी हो रही है। पहला रेडियोथेरेपी में फास्फोरस 32 और स्ट्रोशियम जो है वो स्किन कैंसर के लिए, क्योंकि ये लेस पेनिट्रेटिंग रेडिएशन खारिज करते हैं। कोबाल्ट 60 जो है वो विद इन द बॉडी जो है वो कैंसर के इलाज के लिए, और डायग्नोसिस और मेडिसिन के तौर पे हम आयोडीन 131 और टेक्नीशियम को यूज़ करते हैं। दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है दोनों में। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस। आसार कदीमा और जो है वो ज़मीन की एज मालूम करना इसमें जो है वो आता है, आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस। इसमें हम जो है वो प्लांट्स और स्टोन्स की एज मालूम करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज़ करके। द एज डिटर्मिनेशन ऑफ वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज कॉल्ड रेडियो आइसोटोप डेटिंग। रेडियो एक्टिव आइसोटोप की जो है हाफ लाइफ का अंदाज़ा लगाते हुए किसी चीज़ की एज मालूम करने के अमल को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग। अगर मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ी तौर पे एक सेहतमंद इंसान में जो है वो कार्बन 14 की मकदार जो है 10 मिलीग्राम है, अगर ये 20 सालों में हाफ रह जाती है तो मेरा बेटा जो है वो अगर किसी डेड बॉडी के अंदर 10 मिलीग्राम की बजाय 5 मिलीग्राम मकदार है तो इसका मतलब है उसको 20 साल हो चुके हैं डेड हुए हुए। तो ये जो कार्बन की मकदार या रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की मकदार जो है जो बॉडी के अंदर, उससे बड़ी आसानी के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई बॉडी जो है कितनी देर से डेड हुई पड़ी है। एन इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ एज डिटर्मिनेशन ऑफ ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स बाई मेयरिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14 इन दैम इज कॉल्ड रेडियो कार्बन डेटिंग या फिर सिंपली कार्बन डेटिंग। तो किसी भी बॉडी में कार्बन 14 की मकदार जो है वो पमाइश करके किसी बॉडी की एज मालूम करने को कहते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। जहाँ पे रेडियो एक्टिव डेटिंग आइसोटोप डेटिंग था उसको रेडियो कार्बन डेटिंग कह देंगे अगर कार्बन रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है वो यूज़ करके किसी चीज़ की एज मालूम की जाए। इसमें आपने 2 डिफाइनें याद करनी है, एक तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग की और एक रेडियो कार्बन डेटिंग की। केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को हम यूज़ करते हैं जो है वो किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज़्म मालूम करने के लिए और किसी रिएक्शन की स्ट्रक्चर, किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए। मिसाल के तौर पे हमने देखना है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पौधे में कहाँ पे हो रहा होता है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड पौधे को देंगे जिसमें कार्बन जो है वो हम 12 निकाल के कार्बन 14 वाली जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधे को देंगे। पौधे में ये कार्बन 14 वाली
जो कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ जहाँ मूव करेगी वैसे वैसे जो है वो रेडिएशन से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रही है और जो ग्लूकोज बनता है वो पौधे कहाँ सेव करते हैं, किस तरफ लेके जाते हैं। कार्बन 14 जो है जैसे जैसे मूव करेगी वैसे वैसे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि पौधे में फोटोसिंथेसिस कैसे हो रही है। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है। इसमें जो कहता है फॉर एग्जांपल कार्बन 14 इज़ यूज टू लेबल कार्बन डाइऑक्साइड एज कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज by the plant for photosynthesis to form glucose. Its movement is detected through the various intermediate steps up to the glucose. तो ग्लूकोज तक जो है वो कार्बन की 14 की मकदार से जो है वो पूरा मैकेनिज्म का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आखिरी एप्लीकेशन है एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन, करंट पैदा करने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए हम यूज़ करते हैं। यूरेनियम जो है 235 जो है, इसको अगर हम न्यूट्रॉन्स टकरा के यूरेनियम को तोड़ें तो ये कन्वर्ट होता है बेरियम 139 और क्रिप्टॉन 94, और साथ में 3 न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं और साथ बहुत सारी एनर्जी पैदा होती है। यूरेनियम प्लस न्यूट्रॉन मिक्स बेरियम प्लस क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस बहुत सारी एनर्जी। इस प्रोसेस का नाम है न्यूक्लियर फिशन, क्योंकि इसमें बड़ा न्यूक्लियस जो है टूट के छोटे छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड हुआ है। साथ में जो बहुत सारी एनर्जी पैदा हो रही है, इससे हम टरबाइन को चला के बिजली पैदा कर सकते हैं। इस एनर्जी से हम पानी को भाप में तब्दील करेंगे और भाप से जो है वो टरबाइन चलाएंगे और टरबाइन से बिजली पैदा होगी। A large amount of energy is released which is used to convert water into steam. In boilers, this steam then drives the turbines to generate electricity. तो इससे हम जो है वो बिजली पैदा कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।